बच्चों, आज मैं आपको एशिया की जलवायुविक दशाएं यानी क्लाइमेट कंडीशन ऑफ एशिया के बारे में जानकारी दूंगी। एशिया की जलवायु के सामान्य जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। एशिया में वर्ष भर जलवायु संबंधी दशाएं एक सी नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि उसका मुख्य कारण है एशिया की जलवायु पे विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इससे पहले जो लेक्चर दिया था, जिसमें एशिया महाद्वीप की विशालताओं का प्रभाव, एशिया के महाद्वीप के मध्य भाग में उठी पर्वत श्रेणियों का प्रभाव, अक्षांशीय विस्तार, समुद्री धाराएं, चक्रवात, जिसके कारण एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है एक सी नहीं है। ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु में जलवायु की दशाएं विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण कटिबंध विस्तार में परिवर्तन होने के साथ साथ वर्षा, वायुदाब एवं वायु की दिशा में भी स्थानीय परिवर्तन होता है। सामान्य तौर पर 2 ऋतुएं पाई जाती हैं। अतः एशिया की जलवायु का जो हम अध्ययन करते हैं वो 2 ऋतुओं की दशाओं के अंतर्गत किया जाता है। जैसे नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। तापमान। सबसे पहले एशिया महाद्वीप मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है। मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वायु का तापक्रम ऊंचा रहता है। एशिया का उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश इस ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करता है, जबकि यह भाग वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से ढका रहता है। एशिया का मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग इस समय बहुत अधिक गर्म हो जाता है। मध्य एशिया के कुछ भाग, अरब का मध्य भाग, इराक के मध्य भाग एवं पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तथा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान इस ऋतु के तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा एशिया के मध्य भाग से होकर गुजरती है। पाकिस्तान में स्थित विश्व का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद नगर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो बच्चों, ये इस तरह की एशिया महाद्वीप में तापमान की स्थिति रहती है। अब दूसरा पॉइंट आता है वायुदाब। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने के साथ तापमान में वृद्धि भी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया से उच्च वायुदाब हटने लगता है एवं निम्न वायुदाब स्थापित होने लगता है, क्योंकि वायु भार और तापक्रम में घनिष्ठ संबंध है। वायु अधिक भार से कम भार की ओर चलती है। जून माह में एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में उच्चतम तापमान पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस भाग में बहुत शक्तिशाली निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। सबसे अधिक निम्न वायुदाब पंजाब प्रांत में पाया जाता है तथा इस समय हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवाएं हिंद महासागर से कम वायु भार के क्षेत्र की ओर चलने लगती है। तीसरा आता है वायु की दिशाएं। मध्य एशिया एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं भीषण गर्मी पाई जाती है, जिसके कारण
इस भाग पर तापमान की वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दाब घट जाता है एवं न्यूनतम वायु दाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। इसी कारण उच्च वायु दाब में निम्न वायु दाब की ओर से हवाएं चलने लगती हैं। इस समय समुद्रों पर वायु दाब अधिक होता है, जिससे हवाएं जल से स्थल की ओर चलने लगती है। मौसम के अनुसार चलने के कारण इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। अब इसके बाद आता है वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन मानसून की दशाएं। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र पर अधिक वायुदाब होता है, जिसके कारण हवाओं की दिशा समुद्र से महाद्वीप की ओर या जल भाग से स्थल की ओर होती है। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है, जिसके कारण समुद्री हवाएं आंतरिक भागों की ओर चलने लगती है, जिनसे एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। तापमान व वायु भार के विपरीत संबंध होता है। इस ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी पाकिस्तान में अति उच्च तापमान विकसित होने के कारण यहाँ न्यून वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिससे हवाएं हिंद महासागर से पश्चिमी पाकिस्तान व भारत के उत्तरी पश्चिमी कम वायु भार के क्षेत्र की ओर चलती हैं। इन हवाओं से समुद्र के समीपवर्ती भागों में जहां इनको रोकने के लिए पर्वत मौजूद हैं, वहां प्राप्त वर्षा होती है। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी तट, बंगाल, असम में प्राप्त वर्षा होती है। मेघालय की पहाड़ियों पर स्थित मवासिनराम एवं चेरापूंजी में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है। आंतरिक भागों तक पहुँचते पहुँचते वर्षा कम होती जाती है, यानी धीरे धीरे उसकी मात्रा में कमी आती जाती है। ग्रीष्म ऋतु में समस्त एशिया मानसूनी वायु के प्रभाव के क्षेत्र में रहता है। भारत में भी मानसूनी हवाएं चलती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, जापान, चीन आदि देशों को वर्षा प्राप्त होती है। तो बच्चों, ये ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होती है। इसके बाद शुरू होता है शीत ऋतु की दशाएं। तापमान। शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु की अवधि अक्टूबर से फरवरी माह तक होती है। सितंबर माह के बाद किरणें मकर रेखा की ओर बढ़ने लगती हैं। सूर्य की ये किरणें उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में इन किरणों से बहुत कम ताप प्राप्त होता है। इसी कारण एशिया महाद्वीप के उत्तरी व मध्य विशाल भाग अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। मध्य एशिया की उच्च पर्वतीय भूमि समुद्र तट से आने वाली आर्द्र हवाओं को अवरोधक बन जाती हैं। अतः ध्रुवीय बर्फीली हवाओं से एशिया के इस विशाल भाग को शीत ऋतु का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। वायुदाब। एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु आरंभ होते होते जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है, वैसे वैसे वायुदाब बढ़ता जाता है। जनवरी माह में एशिया में कठोर सर्दी पड़ती है, जिससे एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में इस ऋतु में अत्यधिक वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। ध्रुवीय ठंडी हवाओं के कारण एशिया महाद्वीप से अपनी रेखीय न्यून वायुदाब पेटी लुप्त हो जाती है। इस ऋतु में एशिया स्थल भागों से न्यूनतम तापक्रम होने के कारण उच्च वायुदाब व समुद्र में न्यून वायुदाब की पेटी स्थापित हो जाती है। शीत ऋतु के मध्य एशिया में सर्वाधिक उच्च वायुदाब 1036 मिलीबार पाया जाता है। अब उसके बाद आता है बच्चों वायु की दशाएं।
शीत ऋतु में कठोर सर्दी एवं न्यूनतम तापमान स्थापित होने के कारण एशिया के मध्य भाग में अधिकतम वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। ठीक इस समय हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। स्थलीय भागों में अधिकतम तापमान व समुद्री भागों में न्यूनतम वायुदाब के केंद्र स्थापित होने के कारण हवाएं थल से जल की ओर चलती हैं। स्थल से चलने के कारण ये हवाएं शुष्क और अत्यधिक ठंडी होती हैं। इन शुष्क व ठंडी हवाओं के प्रभाव के कारण संपूर्ण उत्तरी व मध्य एशिया में शीत ऋतु में शुष्क जलवायु का विस्तार हो जाता है। चीन इसके प्रभाव से तापक्रम अत्यधिक कम हो जाता है। मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियों को पार नहीं कर सकते, जिसके कारण हवाएं भारत पाकिस्तान में अपेक्षाकृत अधिक तापक्रम नहीं गिरा पाती। विभिन्न भागों की दशाओं के अनुसार चलने के कारण इन शरदकालीन मानसूनी हवाओं को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब उसके बाद आता है बच्चों वर्षा का शरदकालीन मानसून। इस ऋतु में हवाएं स्थल से जल की ओर चलने के कारण शुष्क और ठंडी होती हैं, जिसके कारण वर्षा की कोई संभावना नहीं होती। हवाएं तटीय क्षेत्र तक पहुंचकर कुछ नमी ग्रहण करके पुनः स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं। तो दक्षिणी चीन तट, जापान तट, हिंद चीन तट, श्रीलंका एवं भारत के तमिलनाडु पर शीतकालीन वर्षा होती है। ये बच्चों शीतकालीन मौसम की दशाएं हैं। अब इससे आगे कल के लेक्चर में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।